हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही रिपीटेड टॉपिक आता है, की एंड हेल्पफुल बिहेवियर्स। ये हमें इफेक्टिव टीचिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है। बच्चों को समझ नहीं आता कि की बिहेवियर्स कौन से, हेल्पफुल बिहेवियर्स कौन से होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है। इफेक्टिव टीचिंग वो होता है जहाँ पे हम टीचिंग या लर्निंग प्रैक्टिसेस को स्ट्रैटेजीज के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव सस्टेन्ड रिजल्ट निकलता है हर एक स्टूडेंट में। ऐसा नहीं है कि 10 में से सिर्फ 2 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी जो 8 बच्चे हैं वो फेल हो रहे हैं। दैट इज नॉट इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, जहां पे आपको हर एक स्टूडेंट का एक सस्टेन्ड रिजल्ट, मतलब ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो जो बच्चा है वो इम्प्रूव कर रहा है और जो उसका रिजल्ट है वो सस्टेन है। ऐसा नहीं है कभी वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी बहुत ज्यादा फेल ही हो गया है वो क्लास में। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेन मतलब ऐसे, ठीक है, धीरे 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 इंप्रूव हो रहा है, बट जो रिजल्ट है इट इज सस्टेनिंग एज वेल। सो दैट इज एन इफेक्टिव टीचिंग। अब अगर हम बात करते हैं की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर की, तो ये हमें टी गुड और जे ब्रॉफी ने दी थी 1987 में। इन्होंने बोला था कि हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है। द वेरी फर्स्ट इज की बिहेवियर, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी हेल्पफुल बिहेवियर की। की बिहेवियर क्या होते हैं कि एसेंशियल और प्राइमरी बिहेवियर्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द टीचिंग इफेक्टिव, जो होने ही होने चाहिए एक क्लासरूम में। ऐसे बिहेवियर्स जो एसेंशियल हैं ताकि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो सके, वो होते हैं हमारे की बिहेवियर्स। हेल्पफुल बिहेवियर्स क्या होते हैं, दे आर द सप्लीमेंट्री बिहेवियर्स। सप्लीमेंट्री का मतलब कि अगर वो क्लास में प्रेजेंट है वो बिहेवियर, तो जो आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। So they are supplementary in nature and that is why they are known as helpful behaviors. अब हमारे पास 5 की बिहेवियर्स होते हैं और 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं। की बिहेवियर्स होते हैं हमारे पास लिसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। इसको हम बोलते हैं लाइट्स। इसका निमोनिक है LITES, लाइट्स। अगर हम हेल्पफुल बिहेवियर की बात करते हैं तो पहला आता है यूजिंग द स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, देन स्ट्रक्चरिंग द लेसन कंटेंट, क्वेश्चनिंग क्वालिटी एंड द पेसिंग, देन प्रोबिंग एंड द टीचर इफेक्ट। इसका जो निमोनिक मैंने बनाया था वो था ISQPP। अब कुछ बच्चे आई की जगह यू लिखते हैं, लाइक यूजिंग द स्टूडेंट आइडियाज, तो बट मैंने आई इसलिए लिया था बिकॉज आई स्टैंड फॉर आइडियाज। सो आइडियाज, structuring, questioning, probing, and teacher effect. So these are the 2 mnemonics. Key behaviors के लिए light and helpful behaviors के लिए ISQPT. अब देखिए key behaviors. Lesson clarity, that ideas should be clear to all the learners at all levels. हर एक लेवल पे, चाहे आप बेसिक पढ़ा रहे हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ा रहे हैं, चाहे आप एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं, बट जो क्लैरिटी है वो हर एक लर्नर की होनी चाहिए। Ideas should be conveyed in a clear step-by-step order. They should be uncomplicated with minimal distractions. Distractions कम होनी चाहिए, और जो आप स्टेप बाय स्टेप आइडिया दे रहे हैं वो बच्चों तक आराम से पहुंचना चाहिए, क्लियरली पहुंचना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है आप सिर्फ लेक्चर मेथड से करवा रहे हैं, आपने बहुत सारे टीचिंग टूल्स का यूज करना है, जहाँ पे आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, आप ये सब चीजें यूज करके एक वैरायटी ला रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन में। सो यूज अ वेरिएशन इन वॉइस एंड जेस्चर, रिवॉर्ड्स एंड रीइंफोर्सर्स। मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि ज्यादा एम्फेसाइज देने की जरूरत है, वहां पे आप ज्यादा तेज बोलिए, एम्फेसाइज दे के बोलिए ताकि बच्चे का अटेंशन आ सके। जहाँ पे चीजें नॉर्मल है आप नॉर्मल वे में बोलिए। जरूरी थोड़ी कि आपको हर दिन क्लास में चिल्लाना ही है हर समय, नहीं, आप आराम से बात कीजिए। अब जैसे अगर मैं आपको हेल्पफुल बिहेवियर्स पढ़ा रही हूँ, की बिहेवियर्स पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं आपको पीछे निमोनिक बता रही थी, आई स्ट्रेस्ड ऑन दोज। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे भूल जाते हैं कि की बिहेवियर्स में क्या था और हेल्पफुल में क्या था, वो इंटरमिक्स हो जाता है।
तो जब मैंने आपको निमोनिक दिया, मैंने उस पर ज्यादा एम्फोसाइज किया। अब मैं ये जो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं हर एक पॉइंट समझा रही हूँ, ये मैं आपको नॉर्मली समझा रही हूँ। तो आपको अपने जेस्चर में, अपने वॉइस में, अपने पिच में, अपने टोन में आपको हमेशा एक वेरिएशन लाना चाहिए। द थर्ड इज टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन मतलब to maximize the time spent teaching, be sure to handle inevitable interruptions quickly. आपको बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे, कोई बात कर रहा होगा, किसी को कोई क्वेरी होगी, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी ने पानी पीना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इन सब इंटरप्शंस को कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चे को डाउट है तो आप पूरा आपने जो आपके 30-40 मिनट्स थे क्लास के आपने उसी के डाउट में निकाल दिए। नो, you should be able to handle such interruptions, expedite the giving and collecting materials, prevent or quickly put an end to the distracting behavior. तो ये होता है हमारा टीचर टास्क ओरिएंटेशन। फिर आता है हमारा एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। सो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एनी सीट वर्क एंड ग्रुप वर्क, set rules for when the students can leave without disruption, keep a daily schedule to minimize the confusion. यानी आपको बच्चों का एंगेजमेंट रखना पड़ेगा याद करने पे। लर्निंग प्रोसेस में आपको बच्चों के साथ बात करनी पड़ेगी। आपने एक ग्रुप वर्क उनको दे दिया, ठीक है, या फिर जैसे सीट वाइज बच्चे, एक सीट पे 2 बच्चे बैठे हैं, आपने उनको बोला कि आपने ये काम करना है, बाकी दूसरे 2 बच्चों को बोला आपने ये काम करना है, या तो आप ग्रुप वर्क में कर दीजिए, 4-4 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। और आपने एक रूल्स सेट करने, देयर शुड बी अ प्रॉपर डेकोरम, ठीक है, प्रॉपर डेकोरम होना चाहिए क्लास का, रूल्स फॉलो होने चाहिए कि हाँ आप ऐसे ही उठ के क्लास में नहीं जा सकते, अगर आपको बाहर जाना है यू हैव टू टेक द परमिशन, या फिर इतने टाइम के बाद आप जा सकते हैं। मतलब आपको अपने हिसाब से, ठीक है, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से आपने जो क्लास का डेकोरम है वो मेंटेन करके रखना है। देन लास्ट इज स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब क्या है कि they should spend about 60 to 70% of their time on the task that allow almost complete understanding of the material. जो चीज इंपॉर्टेंट है उनको अपना 60 to 70% जो टाइम है वो उन चीजों पे लगाना है जिनसे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट होती है। ऐसी अननेसेसरली चीजों पे, इधर उधर की चीजों पे उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट हाँ 60 to 70% जो उनका टाइम है वो उन टास्क में, उन एक्टिविटीज में होना चाहिए जिनसे एक्चुअली में उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो रहा है। सो दीज आर द 5 की बिहेवियर्स। और इसका निमोनिक क्या था हमारा, लाइट्स, LITES, दैट इज लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, देन टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। फिर आते हैं हमारे 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स। हेल्पफुल बिहेवियर्स सबसे पहला था हमारा यूजिंग द आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जहां पे आप स्टूडेंट के आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूशन को कर रहे हैं, यानी टीचर्स शुड यूज मेडिएटेड डायलॉग्स एंड बी श्योर टू एक्नॉलेज, मॉडिफाई, अप्लाई एंड कंपेयर द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा कि अच्छा इस टॉपिक का मुझे एग्जाम्पल दो, और किसी बच्चे ने एग्जाम्पल भी दे दिया, सो मेक श्योर कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उसके एग्जाम्पल को अपनी टीचिंग में यूज कर रहे हैं ताकि उसका मोरल डेवलप हो सके, उसे ऐसा फील हो कि हाँ जो मैंने चीज बोली वो सही बोली। इवन इफ अगर उसने गलत बोली है तो आपने उसको मॉडिफाई करना है, अपना एग्जाम्पल देते हुए उसको समझाना है, उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। यू हैव टू गिव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू दैट स्टूडेंट कि हाँ इसका एग्जाम्पल ये नहीं हो सकता बट ये हो सकता है। तो आपको ये सब चीजें करनी है। फिर आता है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का मतलब दे शुड रीइंफोर्स द लर्नड कंटेंट एंड प्लेस इट इन रिलेशन टू न्यू कंटेंट, ठीक है, आपने जो आपकी ओल्ड नॉलेज है आपने उसको लिंक बिठाना है न्यू नॉलेज के साथ। सो दे शुड ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड लेसन्स इन सच अ वे कि जो पुराना वाला है वो समराइज भी हो जाए और जो नया वो सीखना चाहते हैं वो भी वो सीख लें साथ के साथ। फिर आते हैं क्वेश्चनिंग। आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यूज करने हैं और आपने मेक श्योर करना है कि आप जिन क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई होती है, अपने वो वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करना है। फिर आते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है कि आप उनको हिंट्स दे रहे हैं, यू आर गिविंग देम स्मॉल हिंट्स, थोड़े थोड़े आप उनको हिंट्स भी दे रहे हैं। कहीं पे बच्चे को नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको पता चल रहा है उसकी बात से कि उसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं, आप उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोबिंग। सो
ड्रॉ मोर आउट ऑफ द स्टूडेंट रिस्पॉन्स बाय गेटिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन देयर आइडियाज। आप उनको बोलिए अच्छा आपका से ये मतलब है, अच्छा फिर क्या होता है, अच्छा अच्छा अगर वो होता है तो उसके अब आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए, मतलब आप उसको सोचने पे मजबूर कर दीजिए बच्चे को। तो ये होता है हमारा प्रोबिंग। फिर आता है टीचर अफेक्ट। टीचर अफेक्ट मतलब कि डेवलप द टीचर लर्नर रिलेशनशिप। टीचर कितना अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। तो अगर टीचर और लर्नर का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो मतलब वो बहुत अच्छा होगा कि मतलब बच्चे को अगर कोई डाउट है वो टीचर से पूछ सकता है। टीचर को अगर बच्चों को कुछ समझाना है तो वो बिना हेजिटेशन के समझा सकता है। सो दैट इज टीचर अफेक्ट, कि आपको एक टीचर लर्नर का रिलेशनशिप डेवलप करना ही करना है बाय द यूज ऑफ एंथुसियाज्म। ठीक है, तो ये हमारे 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं और इसका निमोनिक क्या था, ISQPT, यानी आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड टीचर इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर। अब अगर आपको पता है कि जो हमारा की बिहेवियर है वो क्या था, LITES। अब देख लीजिए, समराइजिंग what was told by student, encouraging the students to elaborate on an answer, using direct and indirect questioning, explaining concepts in a logical step by step presentation। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया था जब आप लेसन क्लैरिटी की बात करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को समझा रहे हैं, चाहे आप बेसिक समझा रहे हैं, एडवांस समझा रहे हैं, आप मिडिल इंटरमीडिएट लेवल का समझा रहे हैं, बट आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी जो चीजें वो बच्चों को देनी ही पड़ेंगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग टीचिंग a teacher's statement that encourage students to elaborate on an answer either on their own or with the help of others। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर बच्चा अपना आंसर इलेबोरेट कर रहा है, ठीक है, या आप उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं, या जो उसके पीयर्स है, उसके जो फ्रेंड्स है वो थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रोबिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबिंग बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एंगेजमेंट का मतलब अगर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following are the ways to increase motivational climate in the class? अब क्लास में मोटिवेशनल क्लाइमेट कैसे इंक्रीज करना है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो बिहेवियर्स होते हैं, की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर। जो हेल्पफुल बिहेवियर होता है वो क्या होता है, हमारा सप्लीमेंट्री होता है, इट इज सप्लीमेंट्री इन नेचर, यानी अगर वो क्लास में प्रेजेंट होगा तो जो इफेक्टिवनेस है और वो और ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है मोटिवेशनल क्लाइमेट की। अगर हमारा क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो मोटिवेशनल है तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा सप्लीमेंट करेगा हमारी टीचिंग को। सो इट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग द हेल्पफुल बिहेवियर्स। आप समझिए इस बात को। सो यूजिंग अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट, गिविंग स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग विद ईच अदर, allows sarcasm and superiority to exhibit in classroom, fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation। क्या आप अलाउ करेंगे सरकाजम को या सुपीरियोरिटी को क्लासरूम में? बिल्कुल भी नहीं, नेवर, इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। और जब आप सी को निकाल देंगे तो आपके बाकी सारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी अगर आप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज वेराइटी में, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं वो यूज कर रहे हैं, तो जो आपका क्लाइमेट है क्लासरूम का वो मोटिवेशनल होगा। आप स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपनी बात, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग शेयर कर सके, इट विल बी अ मोटिवेशनल क्लाइमेट। एंड fostering the classroom atmosphere which is based on trust and cooperation, then it will be a motivational climate. So these three factors will help to increase the motivation of the students in a classroom. Next question, below are listed some learners characteristic। आपको बताना है कि इफेक्टिव टीचिंग में कौन से हेल्प करते हैं। ठीक है, learners respect for teacher, learners level of mental ability, previous experience, level of interest to study, level of interpersonal relation and view about the society। आपको इसमें से पहले नेगेटिव चीज निकालनी है। नेगेटिव इन द सेंस कि लर्नर का इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इंटरपर्सनल मतलब वो फ्रेंड्स के साथ कैसा है, या फिर वो उसका
टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, बदतमीज है, अच्छा है, पोलाइट है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफेक्टिव टीचिंग में। तो आप जब ई निकाल देंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लर्नर्स रिस्पेक्ट फॉर टीचर, डज इट मैटर? नो। इफेक्टिव टीचिंग के लिए इट डजेंट मैटर, ये पर्सनल इंडिविजुअल चीज है, ठीक है। कुछ बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सो इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव टीचिंग। टीचर के लिए उसका हर एक बच्चा इक्वल है। तो ए भी हटा दीजिए। जब आप ए हटा देंगे आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सो बी, सी, डी एंड एफ, दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द वे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड टीचिंग। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं गुड टीचिंग, मोटिवेशनल क्लाइमेट, ये बहुत जनरल चीजें, कॉमन सेंसिकल चीजें हैं। तो आपने पढ़ा इफेक्टिव टीचिंग में की बिहेवियर, हेल्पफुल बिहेवियर। अब ये गुड टीचिंग के बारे में पूछ रहे हैं या फिर वो मोटिवेशनल क्लाइमेट के बारे में, तो दोज आर नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, वो इनडायरेक्टली इसी में से पूछा जा रहा है। तो जो बच्चे इन चीजों को सिर्फ रट्टा मार के जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था इट वाज आउट ऑफ सिलेबस, कहीं से भी पूछ लिया था एनटीए ने, बट ऐसा नहीं होता है। सो हमें बताना है गुड टीचिंग की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरमेंट टू फॉस्टर एक्सप्लोरेशन, यस हमें एक्सप्लोर करना है। appropriate responsiveness to the child and the group, knowledge of the subject matter, maintaining interpersonal relationship, strict adherence to a rigid teaching plan। देखिए, गुड टीचिंग के लिए ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट अडियरेंस तो नहीं होगी, है ना। आप स्ट्रिक्टली, मतलब आपने, अगर आप सोच के हैं आपने आज ये चैप्टर पढ़ाना है और ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, बट बच्चों को शायद कल के किसी चैप्टर में या कल के किसी टॉपिक में अगर उनको डाउट था, तो क्या आप वो नहीं पढ़ाएंगे? आप क्या बोलेंगे कि नहीं, आज मैं जो पढ़ाने आई हूँ मैं वही पढ़ाऊंगी? नहीं, आप पहले उनके डाउट को क्लियर करेंगे। सो स्ट्रिक्ट अडियरेंस इज अ नेगेटिव टर्म। और जब आप ई को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, विच इज कि हमारे जो ABCD हैं, ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं क्या, की बिहेवियर्स, ठीक है। डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स, encouraging students to elaborate on an answer, warm and nurturing relationship with the learners, varying mode of presentation, preventing misbehavior with a minimum of class disruption, organizing what is to come and summarizing what has gone before। की बिहेवियर्स क्या थे हमारे? लाइट्स। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इलेबोरेट वाला जो था, ठीक है, ये प्रोबिंग है यानी हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब आप सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, आपका ये ऑप्शन गया और आपका ये ऑप्शन गया। फिर आता है हमारा लाइट्स, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, तो 4 तो होना चाहिए, ठीक है, 4 दोनों में है। उसके बाद आता है प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विद अ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन में 5th होना चाहिए। अच्छा, 5th भी दोनों में है, 4th भी है, 5th भी है। Organizing what is to come and summarizing what has gone before, direct audible and oral delivery to all students। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? अब देखिए, फर्स्ट नहीं आएगा। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन किस में आता है? हमारा लेसन क्लैरिटी में। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी आप स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी जो लेसन है उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या आने वाला है, आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, और जो आप पढ़ा चुके आप उसको समराइज भी कर रहे हैं। सो 4th, 5th एंड 6th, सो दीज 3 आर दी की बिहेवियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the basic requirements of effective teaching? टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो सिलेबस में आप सिर्फ वही पढ़ाते हैं। नो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यूजिंग अ रिजिड टीचिंग अप्रोच? नहीं। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, एबिलिटी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। आप जब ए और सी निकाल देंगे तो आपके ये 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन नंबर 3 व्हिच इज बी, डी, ई, सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a key to effective teaching behavior? Teacher mediated dialogue, which helps learners to restructure what is being learned, eliciting clarification of an answer given by students, some soliciting additional information about the response of students, and promoting high success contributed to increased levels. So हमने पढ़ा था लाइट्स, ठीक है, स्टूडेंट सक्सेस रेट, सो हाई सक्सेस रेट, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निमोनिक याद है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और मुझे आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसमें से इफेक्टिव टीचिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको जो हेल्पफुल बिहेवियर्स है और की बिहेवियर्स है ये आपको समझ में आए होंगे, और आपको ये भी पता चला होगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। पढ़ के सब जाते हैं, बट हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, क्योंकि जो वो लैंग्वेज देता है, जो एग्जामिनर होता है, वो लैंग्वेज बहुत ट्रिकी होती है और आपको उसको क्रैक करना होता है। अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। Thank you so very much for watching. See you soon. Bye bye and take care.